नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान से है। संविधान का टॉपिक है और मैंने इसमें भाग 3 तक आपको कंप्लीट करा रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 4 और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, भाग 4 कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखो इसमें क्या है, इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, देखो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं भाई? डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसे कहते हैं हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में। अब देखो ध्यान से सुनो आप, ये जो अनुच्छेद है, ये जो आर्टिकल है, इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल। अब ये इससे ही संबंधित है सारे। इसमें किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। अब हम पहले इसे डीपीएसपी को जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। देखो जब हमारा संविधान बना तो हमने अपने संविधान में ये आयरलैंड के संविधान से ऐड कर लिए। ठीक है, किसके संविधान से लिए भाई? आयरलैंड के। अब ये जो आयरलैंड के संविधान से लिए, केवल और केवल ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये तो आयरलैंड के संविधान में है या बस हमारे संविधान में है। ठीक है, या तो आयरलैंड के में है या हमारे संविधान में। अब ये होते क्या हैं, इसको जानेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये होते क्या हैं भाई। अब सुनो ध्यान से, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, देखो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, देखो जैसे ऐसे समझो आप, जैसे ये होगी जनता और ये हो गया राज्य। ठीक है, जनता और राज्य। अब जैसे जनता क्या चाह रही है सरकार से, बताओ। जनता ये चाह रही है कि भाई जो हमारी सरकार है वो बढ़िया काम करे। ठीक है, रोजगार अच्छे दे, विधवाओं को पेंशन दे, बच्चों के लिए नई नई स्कीम निकाले, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करे। ठीक है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ऑलरेडी ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दे। लेकिन ये काम कब करेगी सरकार, बताओ? वैकेंसी कब निकालेगी सरकार? अगर वैकेंसी निकालती है तो उसकी सैलरी के लिए तो पैसा देना पड़ेगा सरकार को कहीं से, और सरकार का इतना बजट है नहीं। ये किस पे डिपेंड करेगा? बजट पे डिपेंड करेगा कि सरकार का बजट कितना है। ठीक है, क्या वो इतना कर भी सकती है? नहीं भी, है ना। जनता ये चाहती है 24 घंटे लाइट की सुविधा हो, ठीक है, सड़क सारी अच्छी हो, मतलब, और जनता तो ये भी चाह रही है कि बेरोजगारों को क्या हो? बेरोजगारों को पेंशन मिल जाए। ठीक है, अब जनता की चाहत ये है। अब ये तो सरकार पे डिपेंड करता है ना भाई, वो इसकी इच्छा को पूरी करे या ना करे, है ना। अब ये डिपेंड किस पे करेगा? इसके बजट पे ही तो करेगा, इसके बजट पे करेगा ये। अगर राज्य सरकार, अगर सरकार काम करती है बढ़िया, ठीक है, तो वो डेवलप करती है किसको? अपने नीति निर्देशक तत्वों को। समझ में आ गई बात? अगर ये बहुत ज्यादा काम करेगी, ठीक है, वैकेंसी अच्छा निकाल रही है, ठीक है, और अपने राज्य में डेवलप हो रहा है ना, तो वो किसको डेवलप करेगी? किसका विकास करेगी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। बताओ, एक बात बताओ आप, अगर ये वैकेंसी नहीं निकालते, विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहे, ठीक है, या कुछ भी नहीं कर रही सरकार, तो इस दौरान हम जो है इनका कुछ बताओ, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि भाई ये जो है इनके हाथ में है, इनकी सरकार है। ठीक है, अब ये अपने बजट के अनुसार काम करेगी सरकार, बजट के अनुसार काम करेगी। भाई जितना पैसा है उसके पास में उतना ही तो खर्च होगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा है। अब बताओ, एक बात बताओ, बेरोजगारों के लिए रोजगार देगी, उसमें पैसा खर्च होगा। ठीक है, सड़क में ज्यादा से ज्यादा सड़क बनवाएगी, उसमें पैसा खर्च होगा। ठीक है, विधवाओं को पेंशन, बच्चों के लिए कुछ चीज, ये इनमें सब में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ही तो होगा, पैसे तो होगा, पैसा तो होना चाहिए राज्य सरकार के पास में,
तभी तो वो खर्च कर सकती है। तो इसमें आप ऐसे समझो कि अगर नहीं कर रही है, बजट के अनुसार काम कर रही है अपना, ठीक है भाई। तुम्हारे पिताजी हैं, ऐसे समझो, एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक है। अब उनकी सैलरी तो है 10,000 रुपये, ठीक है, और आप ये चाह रहे हो कि हमारे पापा हमें गाड़ी दिलवा दें, ठीक है, अच्छे कपड़े दिलवा दें, एंड्रॉयड फोन दिलवा दें, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड तो उनकी सैलरी पे करेगा ना, कि कितना खर्च कर सकते हैं वो, है ना, कितना आपको दे सकते हैं, किस स्कूल में आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा खर्चे पर। इसी तरीके से राज्य की बात है, राज्य के पास में जितना भी बजट होगा उसके अनुसार कार्य होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अनुसार होगा, क्योंकि जनता तो यही चाह रही है। लेकिन हाँ, अगर ये सरकार करेगी तो ये अपने नीति निर्देशक तत्वों को क्या करेगी, डेवलप करेगी। बात समझ में आई? अपने नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कि डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम, डीपीएसपी, इनको क्या करेगा, इनका विकास होगा। फिर समझ में आ गई बात? तो ये जो है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हम मौलिक अधिकारों को तो देख रहे थे, अनुच्छेद 32 आपको पता है, अनुच्छेद 32 कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इतनी बात तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखो क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होगा तो हम कहां जा सकते हैं, बताओ कहां जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? वो तो सरकार की इच्छा है कि वो विकास करे या ना करे, है ना, वो डिपेंड करेगा उसके बजट पे कि कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी क्या है भाई? ये गांधीवादी हैं, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, पर आधारित है, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। मतलब गांधीवादी विचारधारा समझते हो कैसे? जैसे कि कोई एक चाटा मारे ना गाल पे तो दूसरा गाल अलग कर लो, आगे कर लो, मतलब, ठीक है। तो ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, नोट करो इसको। अब सुनो, कुछ ने इसके बारे में पॉइंट बताए हैं, ठीक है। अंबेडकर के अनुसार यह एक अनोखी व्यवस्था है, यह एक अनोखी व्यवस्था है। इन्होंने कह दिया यह एक अनोखी व्यवस्था है, बस ये शामिल तो है, पर वो इच्छा किसकी है? वो सरकार की इच्छा है। सरकार अगर काम करेगी तो वो अपने नीति निर्देशक तत्वों को क्या करेगी? डेवलप करेगी, ठीक है। अंबेडकर के अनुसार यह एक अनोखी व्यवस्था। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा कि यह एक अनोखी व्यवस्था है? तो किसने कहा भाई? अंबेडकर जी ने कहा कि यह एक अनोखी व्यवस्था है, ठीक है। फिर दूसरा कि गांधीवादी विचारधारा पर निम्नलिखित में से कौन आधारित है? तो आपको दे देगा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, मूल कर्तव्य है, तो ऐसे दे सकता है। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा इसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो और देखो, अगर इसमें पूछ लिया कि अगर हमारे नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो हम कहां जा सकते हैं, ठीक है, उसमें ऑप्शन दे दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब बालक क्या सोचता है? तुरंत सुप्रीम कोर्ट पर हाथ चलता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होगा तो हम कहीं नहीं जा सकते भाई, ठीक है, हम कहीं नहीं जा सकते। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है, करो भाई नोट जल्दी, हो गया नोट? अब लिखो टीटी कृष्णाचारी, कोई बात नहीं, उतार लो। टीटी कृष्णाचारी के अनुसार, टीटी कृष्णाचारी के अनुसार, देखो भाई दिखाई दे रहा है इसमें, यहां दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है, ऊपर लिखते हैं। टीटी कृष्णाचारी के अनुसार यह हमारी भावनाओं का कूड़ाघर है, ठीक है। इन्होंने ये कहा है
कि यह हमारी भावनाओं का कूड़ाघर है। टीटी कृष्णाचारी के अनुसार यह हमारी भावनाओं का कूड़ाघर है। केटी साहा के अनुसार केटी साहा के अनुसार केटी साहा के अनुसार यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक समाप्त हो गया है, जिसका बैंक समाप्त हो गया है। यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक समाप्त हो गया है। नोट कर लिया भाई? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो ये लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में गैर न्यायोचित हैं। इनके हनन होने पर हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, इनके हनन होने पर हम कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं का मतलब समझते हैं आप? कहीं नहीं का मतलब ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम कहीं नहीं जा सकते भाई। ठीक है, इनके हनन होने पर। कर ले नोट। चलो अब देखो, अब चलते हैं हम आर्टिकल पे। अब हम अनुच्छेद पे चलते हैं भाई। अनुच्छेद इसका कौन सा क्या कहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद कि अनुच्छेद किसमें क्या है। ठीक है, अब सुनो भाई, ये सारे ही आर्टिकल नहीं करने हैं। तुम ये सोच रहे हो कि 36 से 51 तक कराऊंगा। ठीक है, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं तो भाई अगर आर्टिकल के बारे में पढ़ना है तो किताब में देखो सीक्वेंस से ही दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो है इसमें क्या जानना है, फैक्ट्स जानने हैं। तो पहले लिखेंगे आप अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 देखो, 37 अनुच्छेद यही है। अनुच्छेद 37 यही है, 37। ठीक है, कि अगर हमारे नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो हम कहीं नहीं जा सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में गैर न्यायोचित है, इनके हनन होने पर हम कहीं नहीं जा सकते। ये अनुच्छेद कौन सा है? 37 है। अनुच्छेद 37 है भाई। मतलब इनके हनन होने पर इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अब लिखेंगे अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 लिखो, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण का विकास, ऐसे लिखेंगे, लोगों के कल्याण का विकास, लोगों के कल्याण का विकास। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। भाई समझेंगे पहले इसको हम। भाई लोगों के कल्याण का विकास, कैसे लोग हैं ये? ठीक है, जिनके विकास के लिए सरकार काम करेगी। ठीक है, तो जैसे हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप का मतलब समझते हैं? विकलांग, जो विकलांग हैं। ठीक है, और बच्चे, छोटे बच्चे। ठीक है, उनके लिए अनुच्छेद 38 बना रखा है। लोगों के कल्याण का विकास, ये किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है कि भाई
इनका विकास करें, लोगों के कल्याण का क्या हो, विकास हो। ठीक है, महिलाएं होंगी, ठीक है, इसमें महिला विधवा महिला आ सकती हैं, कुछ भी महिलाओं के लिए स्कीम जारी कर सकती है सरकार। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, राज्य को डेवलप करना, अपनी नीति निर्देशक तत्वों को क्या करना, डेवलप करना, विकास करना। ठीक है, अनुच्छेद 38 समझ में आई बात भाई, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 लिखेंगे अब। अनुच्छेद 39 39 लिखो, इसमें लिखो अधिकारों को सुरक्षित करना, अधिकारों को सुरक्षित करना। इसका मतलब क्या है, समान कार्यों के लिए समान मजदूरी, समान कार्यों के लिए समान मजदूरी, ये समान वेतन, बात एक ही है, वेतन मतलब सैलरी। ठीक है, ये समान मजदूरी अधिनियम आया था 1976 में, ध्यान रख लेना भाई। समान मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, ये कब लागू किया गया, 1976 में। ठीक है, अगर समान वेतन कर देंगे सबका तो तब भी क्या होगा, तब भी हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना है भाई, देखो अब सब पद के लिए अपने अलग अलग सबकी सैलरी है ना, मजदूरी लोग बाग औरतों और मजदूरी अलग अलग करके देते हैं, है ना। तो ये समान मजदूरी अधिनियम आया था, अधिनियम का मतलब क्या होता है, एक्ट होता है। ये कब आया, 1976 को आया। अब लिखेंगे अनुच्छेद 39 का ए। ठीक है, जो पार्ट इंपोर्टेंट है उसे पार्ट भी लेके चलेंगे। अनुच्छेद 39 का ए, देखो ए को हम क्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ए को हम क्या बोल सकते हैं, क्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 39 का ए लिखो, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। देखो ये क्या है, निशुल्क विधिक, विधिक बोलते हैं किसको, कानून को। विधि किसको कहा जाता है भाई, कानून को। एक बात समझना ध्यान से, निशुल्क विधिक सहायता, भाई अगर कोई केस लड़ रहा है कहीं भी, या सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है, या हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, मान लिया अगर कोई उसे फ्री में वकील दिलवा दे, अगर सरकार ऐसा करेगी तो वो अपने नीति निर्देशक तत्वों को क्या करेगी, डेवलप करेगी। भाई देखो, अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो काम आप लोकहित के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तुम्हारा फायदा नहीं, लोकहित, लोकहित का मतलब समझते हैं, लोगों का फायदा है, उसमें किसका फायदा है, लोगों का फायदा है, और ऐसा काम तुम कर रहे हो तो उसमें सरकार का कर्तव्य बनता है, उनका सरकार का क्या बनता है, कर्तव्य, कि वो आपको जो है निःशुल्क मतलब फ्री में क्या दे, वकील दे, सरकारी वकील जो आपका केस लड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई मुद्दा है, जैसे सड़क का कोई मामला है ना, टूट रहा है, वहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, तुम चाह रहे हो कि यहाँ तो यार लोग रोज मर रहे हैं और इस चीज़ को कोई उठा भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से लोकहित का मामला हो गया। अब देखो, जो लोकहित याचिका है ना, लिखेंगे यहाँ पे, इसे नोट ऊपर से मिटा दो भाई। जो लोकहित याचिका है उसकी स्टार्टिंग की गई थी 1986 से। लोकहित याचिका, लोकहित याचिका, इसकी स्टार्टिंग कब से की गई, 1986 से की गई थी, 1986 से। देखो यहां पे थोड़ा सा समझना आप, ये है PIL, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसको स्टार्ट किसने किया? इसको स्टार्ट किया था पीएन भगवती जी ने, ठीक है। हाँ, 1986 में, ये तो है लोकहित याचिका, 1986 में इन्होंने स्टार्ट किया था। पीएन भगवती ये क्या रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं। इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी इसकी, पीआईएल की, और 1986 में। ध्यान से समझना भाई, नोट बाद में करना, समझो पहले इस बात को, ठीक है। 1986 में इसकी क्या करी इन्होंने? स्टार्टिंग कर दी। अब ये जो स्टार्टिंग करी है पीआईएल की, ये पीआईएल होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये लोकहित याचिका। मैंने आपको बताया, अगर आप कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं, आप कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे पब्लिक का क्या हो? फायदा हो, जिससे पब्लिक का क्या हो भाई? फायदा हो, यानी कि लोकहित, लोगों के हित के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो है फ्री में क्या दिया जाना चाहिए? वकील। ये आर्टिकल कहता है हमारा, ठीक है, ये अनुच्छेद जोड़ रखा है हमने संविधान में, 39 का ये कहता है कि सरकार जो है आपको फ्री में एक वकील देगी आपके केस लड़ने के लिए, अगर आप लोकहित के लिए कार्य कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसकी चुनौती जो है पीआईएल की, ये पीआईएल कहाँ डालते थे हम? लोकहित याचिका कहाँ डलती थी? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। ये किसने स्टार्ट करा? पीएन भगवती ने इसको स्टार्ट करा, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोकहित से संबंधित अगर कोई भी मुद्दा लाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ला सकता है डायरेक्ट, ठीक है। उसे जो है फ्री में वकील दिया जाएगा जो उसका केस लड़ेगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखो लोगों ने क्या सोचा, हर व्यक्ति जो है पीआईएल लाने की स्टार्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुद्दा जाता है तो आदमी फेमस हो जाता है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसकी जो लाइन आती है वो फ्रंट पेज पर आती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केस आने स्टार्ट हो गए, पीआईएल डलने स्टार्ट होगी, लोग पीआईएल डालने लगे, कुछ तो ऐसे करने लगे कि फेमस होने के लिए डालने स्टार्ट कर दी। अब जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी फाइलें पहुंची, लोकहित से संबंधित बहुत सारी फाइलें पहुंच गई। अब इतने वकील का कहाँ से एडजस्टमेंट करें, ठीक है, क्योंकि 39 का ये हमारा ये कह रहा है निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। तो फिर इन्होंने क्या करा? फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि भाई अगर किसी की पीआईएल नकली निकली, नकली मतलब कि मतलब लोकहित से संबंधित है नहीं, बस वो दिखाना चाह रहा है कि जी ये लोकहित से संबंधित है, ठीक है। कोई भी आम व्यक्ति डाल सकता था इसको, पहले इसको लोकहित याचिका को कोई भी आम व्यक्ति डाल सकता था, एक सिंगल व्यक्ति भी डाल सकता था कि जी ये तो मैं लोकहित से संबंधित डाल रहा हूं तो मैं डाल सकता हूं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी फाइलें पहुंच गई इस तरह की, किसी में सिचुएशन थी इस तरीके की, किसी में नहीं थी, है ना। कुछ नकली भी तो होती हैं, फेमस होने के लिए डाल दी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि अगर किसी की नकली निकली है लोकहित याचिका जो डाली है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उल्टा ही। तो इस सिचुएशन में फिर इन्होंने एक काम कहा, एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस लोकहित याचिका को वो व्यक्ति डालेगा जो बड़े बड़े हेल्पिंग ग्रुप होते हैं ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? एनजीओ कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एनजीओ कहते हैं, वे डाल सकते हैं केवल, और कोई नहीं डालेगा। तो फिर ये बात जाके जब थमी, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हर व्यक्ति डालना चाह रहा है तो वो डाल सकता है आरटीआई, समझते हैं? राइट टू एजुकेशन, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, आरटीआई को डाल सकता है। लेकिन लोकहित याचिका केवल किसके द्वारा डाली जा सकती है? बड़े बड़े हेल्पिंग ग्रुपों के द्वारा। इसको स्टार्ट किया था पीएन भगवती ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये बात कह दी है कि भाई जो है कोई आम व्यक्ति इसको नहीं डाल सकता। समझ में आई भाई लोकहित याचिका आपको? ठीक है, नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट लिखेंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 लिखो इसके बारे में। पंचायती राज
पंचायती राज। यह पंचायती राज्यों का गठन, ठीक है, अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य का गठन या ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ये अनुच्छेद 40 में दे रखा है। पैट का जिसने पेपर दिया होगा, शिफ्ट फर्स्ट में ही आया है, ये ऐसे पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में शामिल है। उसमें मौलिक अधिकार दे रखे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे थे। तो आप बताओ 36 से 51 क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो आर्टिकल है वो किस में है, अनुच्छेद 40। इसमें क्या बात कर रखी है, राज्यों के गठन की व्यवस्था दे रखी है इसमें। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होता, वो होता पंचायती राज्यों का गठन। तो बताओ मुझे सबसे पहले पंचायती राज को कहाँ पर लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। कब? 1959 में है, 1959, ठीक है। राजस्थान का एक जिला है नागौर, सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था वहीं पे स्टार्ट की गई थी, ठीक है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी तभी की गई थी उसी दिन, लेकिन आंसर इसका क्या होता है जब भी पेपर में आता है, राजस्थान का नागौर जिला। अच्छा, नागौर ना देके राजस्थान भी दे सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा पाने का अधिकार। काम और शिक्षा पाने का अधिकार, काम और शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 है भाई ये, ठीक है। अनुच्छेद 41 में क्या दे रखा है, काम और शिक्षा पाने का अधिकार है अपना, ठीक है भाई। ये तो आप समझ गए होंगे, काम और शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है। और देगी कौन? सरकार देगी, है ना। नेक्स्ट लिखो तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 मातृ प्रसूति सहायता का प्रावधान। मातृ प्रसूति सहायता का प्रावधान, मातृ प्रसूति सहायता का प्रावधान है इसमें, मातृ प्रसूति सहायता का प्रावधान, मातृ प्रसूति सहायता का प्रावधान। देखो इसको इसे समझो क्या है ये मातृ प्रसूति सहायता क्या है। मातृ प्रसूति सहायता क्या होती है? देखो जैसे कोई लेडीज है वो एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई महिला है वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट के लिए नहीं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इस सिचुएशन में जो सरकार है, जो उसकी सरकार है, वो सरकार क्या करेगी, उसे जो है 6 मंथ की क्या छुट्टी प्रदान करेगी उस महिला को। उस महिला मतलब गर्भवती महिला के लिए है। मातृ प्रसूति सहायता जो देगी वो सरकार जो है 6 महीने के लिए उसे छुट्टी प्रदान कर सकती है ना। गर्भवती महिला के लिए है स्पेशल, अनुच्छेद 42, ठीक है। तो उसे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे जो है ये छुट्टी का प्रावधान है, ठीक है। इसमें इसकी सैलरी पूरी दी जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये है मातृ प्रसूति सहायता का प्रावधान, ठीक है। या आप यहाँ ना कोष्टक बना के लिख लेना, बाद में जो है ध्यान रहे जिससे कि आपको। ठीक है, जो स्त्री नौकरी पर है उसे आपात स्थिति में छुट्टी प्रदान करना, इसका काम ये है, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं गर्भवती महिला है ना, प्रेग्नेंट है कोई लेडी, तो उसे जो है छुट्टी का प्रावधान है इसमें।
लिखो, मातृ प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 से स्टार्ट हुआ। मातृ प्रसूति हित लाभ अधिनियम, लाभ अधिनियम, इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 1961। ठीक है, 1961 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ये अधिनियम भी पूछ लिया अभी कि अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, जो भी अधिनियम आया है कब आया है, कब लागू किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट लिखेंगे अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी, टू सिक्योर लिविंग वेजेस। जीवन निर्वाह मजदूरी मतलब जीवन यापन करने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि भाई सबको जो है कम से कम मजदूरी तो प्रदान करे हर व्यक्ति को, चाहे वो रोजगार, चाहे वो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, साक्षर है या नहीं है। ठीक है, सबके लिए अनुच्छेद 43 दे रखा है, जीवन निर्वाह मजदूरी। निर्वाह का मतलब है देखो जीवन यापन करने के लिए मजदूरी। अब लिखो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये लाया गया 1948 से। ठीक है, 1948 जीवन निर्वाह मजदूरी। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता। देखो 44 में ये बात कह रखी है कि सबके लिए जो है ना कानून है ना एक समान हो, एक समान नागरिक संहिता, हर एक व्यक्ति के लिए एक समान हो। तो नागरिक संहिता का मतलब यही है, जैसे हमारा एक राज्य ऐसा है गोवा, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक समान नागरिक संहिता है, नागरिक संहिता है। भाई देखते हो ना हमारे यहाँ, हमारे देश में कैटेगरी वाइज भी एक्ट बटे हुए हैं, SC एक्ट लगा दिया, ST एक्ट लगा दिया, है ना, है हाँ। तो यहाँ पर क्या है, ये 44 ये कहता है कि सबके लिए ना एक समान ही कार्रवाई की जानी चाहिए। सिविल संहिता है ये, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता। ना ना ना, आचार संहिता तो चुनाव से पहले लगती है, वो तो 6 मंथ की होती है। ठीक है, वो तो क्या है, वो चुनाव से पहले लगा दी जाती है आचार संहिता, उसमें कोई नया काम नहीं हो सकता। देखो आचार, हाँ जी, वो चुनाव आयोग ही लगाता है, आचार संहिता को लगाता है चुनाव आयोग। वो कब लगती है, जब चुनाव हो, उससे पहले लगाई जाती है। उसमें कोई नया काम नहीं कर सकता आदमी। ठीक है, उसमें जैसे अब है हमारी सरकार है, ये योगी सरकार है, चेंज होगी तो उससे 6 महीने पहले क्या लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो आचार संहिता में कोई नया काम नहीं हो सकता। ठीक है, 3-4 महीने पहले लगा देते हैं आचार संहिता को, तो इसमें कोई नया काम नहीं हो सकता। जैसे नई वैकेंसी नहीं निकल सकती, वैकेंसी नहीं आएंगी, पर हाँ इतना हो सकता है जैसे कोई वैकेंसी पहले निकाल दी तो उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है ना। जैसे मान लिया आपने UPSI का फॉर्म भर रखा है, UP पुलिस का भर रखा है, तो इनकी प्रक्रिया क्या है,
पहले से ही भर रखा है ना, ये तो निकली हुई है, तो उसकी प्रक्रिया यानी कि पेपर भी होगा, उसमें रिजल्ट भी आएगा, ये चीज़ हो सकती है। नई तरह से वैकेंसी नहीं आ सकती भाई, आचार संहिता लग गई तो नई तरीके से वैकेंसी आ रही है, वो काम नहीं होता उसमें। ठीक है, आचार संहिता वो होती है, और यहाँ पर ये सिविल संहिता की बात है कि जो कानून चलेगा वो सबके लिए एक समान चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47, इसमें है अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, इसमें अल्कोहल के बारे में दिया हुआ है। देखो, या हम इसे कह सकते हैं मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। भाई मादक पदार्थ तो आप समझते हैं, है ना, जो नशीले पदार्थ हैं, उसमें अल्कोहल हो गया, है ना, या चाहे ये किसका मामला है भाई अल्कोहल, बताओ, ये राज्य सरकार का मामला है। ठीक है, ये राज्य सरकार का मामला है अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या है, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब है रोक लगाना। तो बताओ भाई सरकार रोक लगा सकती है इन पर? नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे क्या है, इससे अर्निंग बहुत जाता है ना। अब तुमने देखा नहीं कोरोना काल में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, क्या खुले, ठेके खुले, है ना। हाँ, तो यही है भाई। नेक्स्ट लिखेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। पशुपालन संगठन, संगठन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अनुच्छेद 48। देखो, एक अनुच्छेद 48 का ए और जोड़ रखा है, या हम इसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 48 का क्या है, तो इसमें लिखेंगे 48 के क्या में, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। देखो, ये कर्तव्य है सरकार का। भाई अगर तुम कोई सरकारी पेड़ उखाड़ लोगे हैं और तुम्हें ले गए जेल, तो कार्रवाई होगी तुम पर, है ना। भाई तुम गए कहीं पार्क में घूमने और वहां पर तुम्हें कोई पेड़ पसंद आ गया, तुमने उखाड़ लिया, है ना, वो देख लिया वन अधिकारियों ने, वन विभाग के, ठीक है, वो ले गए तुम्हें, तो तुम पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी उस पेड़ को उखाड़ने की। तो 48 का क्या ये कहता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीवों से संरक्षण करेगी सरकार। ठीक है, अगर आप वन्य जीवों को ठोस पहुंचाते हैं, कोई हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, कोई मार दिया वन्य जीव, है ना, तो या पर्यावरण में कोई पेड़ आपने फाड़ लिया, लकड़ी तक काटने में बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर कोई वन विभाग का कोई एरिया है, ठीक है, और वहां पर जो है पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई लकड़हारा गया, उसने जो है पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, लकड़ी तोड़ने स्टार्ट कर दी, वो भी एक क्या है, वो भी कानून का उल्लंघन है। ठीक है, वो भी आप एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं। तो आपको जो है 48 क्या के अंतर्गत, है ना, इसका उल्लंघन किया आपने, क्योंकि सरकार ये कहती है कि पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगी सरकार। बात समझ में आई? तो ये बात। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। देखो स्मारक क्या है, स्मारक, भाई राष्ट्रीय स्मारक आप समझते हैं। राष्ट्रीय स्मारक हमारे कैसे हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये क्या है, ये स्मारक ही तो है हमारे, ये हमारे क्या है, स्मारक है। अब इनका भी संरक्षण करेगी सरकार। अब तुम सोच रहे हो कि तुम लाल किले पे घूमने गए, ठीक है, और तुमने जो है उसे हानि पहुंचा दी या उसकी कोई ईंट तोड़ दी, तो तुमने क्या करा है, एक तरीके से अपराध है वो। समझ में आई बात?
या आप जो है ताजमहल घूमने गए, ताजमहल घूमने गए, ठीक है, और वहां पे घूम रहे हो, व्हाइट फोर्ट कहते हैं उसको, है ना, और आप वहां घूमने चले गए, घूम रहे हो, और वहां पर जो है तुम है तो मुंह में गुटखा, ठीक है, और आपने जो है वहीं पर व्हाइट फोर्ट का बना दिया रेड फोर्ट थूक के, ठीक है। तो एक तरीके से आपने जब भी क्या किया है, एक तरीके से अपराध किया है, ठीक है। और जबकि अनुच्छेद 49 ये कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण कौन करेगी, सरकार करेगी। तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हें जो है तुम पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। मेट्रो स्टेशन पे देखा आपने, थूकना मना है, जुर्माना, वहां पकड़ भी ले यार, 500 रुपए की पर्ची काट दी, है ना, 1000 रुपए की पर्ची काट दी। तो ये, और वैसे भी यार ये चीज होनी भी चाहिए। देखो जितनी ज्यादा सफाई होगी ना उतना ही बढ़िया रहता है। अब लोग बाग मैंने देखा है यार, हॉस्पिटलों के कोने कोनों में देखा है, जैसे वो चढ़ते हैं ना जिन्ने पर, है ना, तो कोने पे ही वहीं पे पिचकारी से मारे रखे हैं, तो बताओ, है ना, जो कि गलत है यार। आदमी देखो एक बात बताओ, कोई अपने पेशेंट को लेकर आ रहा है, ठीक है, अब वहां पर गंद मचा रखी है तुमने, तो ये गलत चीज है ना। हालांकि मैंने कई जगह ये भी देखा है कि वहां पे भगवान की तस्वीर लगानी स्टार्ट कर दी, है ना, तो फिर भी जो है ना लोग बाग मानते नहीं है उसमें भी। देख लो तुम कितनी बुरी बात है ना। स्मारकों का संरक्षण करेगी सरकार और इस पे कार्रवाई होती भी है, ऐसी बात नहीं है। अनुच्छेद 49 हमारा यही है। अब अच्छा भाई 50, अनुच्छेद 50 बताओ, ये है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब समझते हैं आप, अलग होना, अलग होना, ठीक है। पृथक्करण का मतलब क्या है, अलग करना। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, ठीक है। कार्यपालिका में तो आपको मैंने बताया राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है, कार्यपालिका का हो सकता है, विधायिका का हो सकता है। लेकिन न्यायपालिका, न्यायपालिका में क्या चीज आएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, और जो भी लोअर कोर्ट है वे होगी। अब यहाँ पर जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण मतलब अलग होना है। न्यायपालिका स्वतंत्र है कोई भी फैसला सुनाने के लिए, कोई भी फैसला सुनाने के लिए न्यायपालिका क्या है, वो स्वतंत्र है। भाई तुम एक बात बताओ, 3 तलाक वाला मुद्दा था, हर एक व्यक्ति को मानना पड़ा, है ना, चाहे वो मंत्री है ना, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सबको मानना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा। और ये अनुच्छेद 50 भी ये कह रहा है कि कार्यपालिका अपना अलग है और न्यायपालिका भी स्वतंत्र है अपना कार्य को करने के लिए, ठीक है। 3 तलाक का मुद्दा आया था, राम मंदिर का मुद्दा है, ये जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, मैंने आपको बताया कि केवल एक मुख्य न्यायाधीश ही फैसला नहीं सुनाता है। यहाँ पर अनुच्छेद 145 के अंतर्गत संविधानिक पीठ बैठती है, संविधानिक पीठ बैठती है जो अपना जो है फैसला सुनाती है। मिनिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, इससे अधिकतम नहीं हो सकते। अभी ज्यादातर जो भी बड़े मुद्दे हुए हैं उसमें 3 जजों ने ही फैसला सुनाया, ठीक है। और वो निर्णय जो सुना दिया ना न्याय सुप्रीम कोर्ट ने, वो नीचे वाली कोर्ट, कोई कोर्ट की ताकत नहीं जो उसे काट दे, खुद राष्ट्रपति की भी ताकत नहीं है जो उसके निर्णय को काट दे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कोर्ट है और इसका निर्णय सर्वमान्य है, ये सबको मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। भाई ये तो बात है कि कोई हाई कोर्ट ने निर्णय सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट काट सकती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दिया तो हाई कोर्ट काट सकती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दिया, लोअर कोर्ट ने सुना दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काट सकती है, ठीक है ना। एक तरीके से मैंने बताया था ये वाली चीज कि भाई सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन है हाई कोर्ट, फिर कौन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कौन है जो छोटी मोटी लोअर कोर्ट है ना, छोटी मोटी लोअर कोर्ट है। अब तुम एक बात बताओ, इसने कोई फैसला सुना दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट ने सुना, इसने सुना दिया, ये हाई कोर्ट काट सकता है, हाई कोर्ट ने सुना दिया, ये सुप्रीम कोर्ट काट सकता है। इन सब का कौन काट सकता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है और एक ही कोर्ट है ये नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। बताओ वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ 33 + 1, पहले 30 + 1 थी, अब है 33 + 1, ठीक है। तो 33 + 1, इसमें जो है महिला जज बढ़ी हैं, और तो टोटल कितनी होगी अगर टोटल पूछे तो 34, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते, शांति और समझौते।
भाई बताओ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कार्य होता है वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसमें अनुच्छेद 51 में पहले ये दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते हैं इसमें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते का। और राष्ट्रपति आपको बताया है कार्य औपचारिक रूप से प्रदान होता है, इसके बिना अनुमति के, बिना सिग्नेचर के कोई काम नहीं माना जाता, ठीक है। कोई बिल भी अगर पास भी हुआ अंतिम में राष्ट्रपति के पास में आता है, अगर उसने सिग्नेचर के बिना रोक दिया तो वो जो है कानून पारित नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 51 में है। तो ये हमारा जो भाग है, जो भाग 4 है 36 से 51, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।